भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य वर्षाकालीन वेलायां देववाण्याः वादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे समास प्रकरणे कर्मधारय समास विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं द्वादश कक्षातः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीरोरगक्षता। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीरोरगक्षता। मूल रूपेण अयं श्लोकः महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके कवि महाराज दिलीपस्य न्यायप्रियतायाः वर्णनं करोति। कविः कथयति यत् सभ्यमनुष्यः शिष्टः मनुष्यः द्वेष्योऽपि प्रियः भवति यथा रोगिणः कृते कटु औषधिः। इत्थमेव दुष्टः मनुष्यः दुर्जन मनुष्यः प्रियोऽपि त्याज्यः भवति यथा उरगेण क्षता अंगुली। सांप्रतम हिंदी भाषायां प्यारे बच्चों, ये श्लोक मूल रूप से रघुवंश महाकाव्य जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है उससे लिया गया है और कक्षा 12 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती के प्रजानुरंजको नृपः नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा दिलीप को सभ्य मनुष्य शिष्ट मनुष्य सज्जन मनुष्य प्रिय होते थे, भले ही वो शत्रु क्यों न हो। जैसे रोगी के लिए कटु औषधि प्रिय होती है, परंतु दुष्ट मनुष्य भले ही उनका हित आत्मीय जन क्यों न हो, वो त्याज्य होता था, त्यागने योग्य होता था, उसका वो त्याग कर देते थे। जैसे सर्प के द्वारा काटी गई उंगली, जब अंग में किसी सर्प काट लेता है तो फिर उस अंग को काटने से ही लाभ होता है, अन्यथा वो विष पूरे शरीर में फैल जाता है और प्राणों पर संकट आ जाता है। इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो हमारा प्रिय ही क्यों न हो, क्योंकि वो हमेशा दुष्टता ही करेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार कटु औषधि भी लाभदायक होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सज्जन मनुष्य है, सभ्य पुरुष है, वो भले ही हमारा वैरी क्यों न हो, लेकिन उसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय आएगा तो वो हमारे काम आ सकता है, क्योंकि उसका गुण ही है सज्जनता, सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें जो सभ्य मनुष्य हों उनका आदर करना चाहिए, लेकिन जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको त्याग देना चाहिए अपने जीवन से। ठीक है, तो इस संदेश के साथ ही आइए हम चलते हैं अपने व्याकरण की ओर। और व्याकरण में आज हम कर्मधारय समास के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, कर्मधारय समास, पहले हमें समझना है कि कर्मधारय समास कहाँ होता है। कर्मधारय समास मुख्य रूप से वहाँ होता है जहाँ दो पद विशेषण और विशेष्य के रूप में आए होते हैं। विशेषण और विशेष्य से मतलब आप समझते हैं, पहले आपको बताया जा चुका है। अन्विति के प्रसंग में, विशेषण विशेष्य की अन्विति के प्रसंग में बताया गया है कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, विशेषण वो होते हैं पद जो किसी भी विशेष्य की विशेषता बताते हैं, जैसे कृष्णः श्वेतः श्यामः, मधुरम कटु इत्यादि।
और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण पद जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य पद होते हैं। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि कर्मधारय समास होता ही वही है जहाँ विशेषण और विशेष्य के रूप में पद आए हुए होते हैं। तो आइए हम इनके उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला विशेषण के भेद हम कर लेते हैं। विशेषण के भेद इसी विशेष्य और विशेषण के आधार पर। सबसे पहला भेद है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, यहाँ पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य के रूप में आता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे पहला उदाहरण है नीलोत्पलम। पहला उदाहरण है नीलोत्पलम, यहाँ पहला पद है नील, दूसरा है उत्पलम। नील पद विशेषण के रूप में आया है और उत्पल ये विशेष्य है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब इसका विग्रह कैसे किया जाएगा? इसके विग्रह में कुछ नियम होते हैं, आप उनको सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए। जैसे नीलोत्पलम है, ये नपुंसक लिंग का वाक्य है, शब्द हैं, ठीक है। ये नीलोत्पलम नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में च तत् का प्रयोग किया जाएगा। च तत्, ठीक है। पहला पद है नीलम, नीलोत्पलम, नील है तो नीलम लिखिए, नीलम और च तत्। फिर आगे लिख दीजिए, अगला शब्द है उत्पलम। तो नीलम च तत् उत्पलम, ये समास विग्रह हो गया। ये हमने समास विग्रह लिख दिया, ठीक है। नीलोत्पलम का क्या हुआ? नीलम च तत् उत्पलम। चूंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है, समस्त पद है, इसलिए इसमें च तत् का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, जैसे नीलकमलम, तो उसका भी क्या होगा? नीलम च तत् कमलम। कमलम भी उत्पलम का समानार्थी है, तो नीलम च तत् कमलम अगर नीलकमलम है। अगर मान लो रक्तोत्पलम है या रक्तकमलम है तो फिर रक्तम च तत् उत्पलम, रक्तम च तत् कमलम, ठीक है। मध्य में दोनों पदों के बीच में आप च तत् का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगला पद है महादेवा। यहाँ देखिए, यहाँ ये पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर च तत् का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर च असौ का प्रयोग होगा। किसका होगा? च असौ। तो इसमें क्या लिखिए? महादेवा है तो पहला पद बन गया महान, च असौ देवा। ये पुल्लिंग का वाक्य है, पुल्लिंग का शब्द है, समस्त पद, इसलिए इसमें क्या होगा? महान च असौ देवः इति महादेवः। अगला उदाहरण है कृष्ण सर्पः। ये भी पुल्लिंग का ही है, इसलिए आप इसको अपने आप बना सकते हैं। पहले पद और दूसरे पद के बीच में च असौ का प्रयोग, तो कृष्णः च असौ सर्पः। लिखिए, कृष्णः च असौ सर्पः, बराबर मिलके समस्त पद बन गया कृष्ण सर्पः। इसी तरह से महापुरुषः है, महापुरुषः, इसमें भी क्या होगा? महान च असौ पुरुषः, ठीक है। महान च असौ पुरुषः इति महापुरुषः। तो आप समझ गए, इनमें पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य था, इसलिए इसके फैक्टर इस तरह से किए गए। ये हमने कुछ उदाहरण बताए। आप इसी तरह के और सारे उदाहरण अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अब आइए चलते हैं कर्मधारय समास के दूसरे भेद की ओर।
दूसरा भेद होता है वहाँ जहाँ उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास होता है। पहला पद उपमान होता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जहाँ प्रथम पद उपमान के रूप में आया हुआ होता है वहाँ पर ये उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। और जब पहला पद उपमान होगा तो निश्चित है कि दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान और उपमेय आप जानते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण से आप समझ जाएंगे। घन श्यामः, यहाँ दो पद हैं, पहला है घन, दूसरा है श्यामः। घन माने होता है बादल और श्यामः माने श्यामल। इसका हिंदी में तात्पर्य क्या है? घन के समान श्यामल। घन माने मेघ के समान श्यामल। तो यहाँ पर समानता किससे बताई जा रही है? घन से। तो ये घन उपमान है, ये श्याम क्या है? ये उपमेय है। तो यहाँ पर दोनों पदों के बीच में अर्थात घन के बाद में क्या आएगा? समान के लिए क्या आता है? इव। तो घन इव श्यामः, ठीक है। घन इव श्यामः माने घन के समान, मेघ के समान श्यामल। घन इव श्यामः। तो इसमें चूंकि घन पहला पद उपमान है इसलिए उपमान पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा है नवनीत कोमलम। यहाँ पर पहला पद नवनीत है, दूसरा कोमलम है। माने नवनीत के समान कोमल। नवनीत आप जानते हैं, नवनीत का अर्थ क्या होता है? मक्खन, ठीक है। मक्खन के समान जो कोमल है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। पहला पद ये नवनीत उपमान है, इसके समान कोमल बताया जा रहा है। तो नवनीत इव, नवनीत इव कोमलम, नवनीत इव कोमलम, मक्खन के समान कोमल, ठीक है। अगला है चंद्र सुंदरम। इसमें है चंद्रमा के समान सुंदर। यहाँ चंद्र जो पद है वो उपमान है, तो ये उपमान पूर्व पद का उदाहरण है। सुंदरम, चंद्रमा के समान जो सुंदर है। इसी तरह से ये भी होगा। कैसे लिखोगे? चंद्र इव सुंदरम, ठीक है। चंद्र इव सुंदरम, चंद्रमा के समान जो सुंदर है। तो चंद्र सुंदरम समस्त पद बन जाएगा। अब आइए तीसरे फैक्टर पे चलते हैं। कर्मधारय का जो तीसरा भेद है वो है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। यहाँ पर उपमान पूर्व पद कर्मधारय था। पहला पद उपमान के रूप में आता था, दूसरा उपमेय होता था। यहाँ पलट गया, पहला पद उपमेय होगा, दूसरा पद उपमान होगा। जैसे पुरुष सिंहाः, यहाँ पर पुरुष और सिंह दो पद आए हुए हैं। इसमें पहला पद जो पुरुष है वो उपमेय है और सिंह जो है वो उपमान है। क्यों? पुरुष को सिंह के समान बताया गया है, इसलिए वो पुरुष सिंह है। तो यहाँ पर सिंहाः के बाद में इव का प्रयोग होगा। लिखिए पुरुषाः सिंहाः इव। पुरुष सिंह के समान, ठीक है। यहाँ पर इव सिंह के बाद में आया। अगला है चरण कमलम। इसी तरह से ये भी है। चरण किसके समान है? कमल के समान। तो कमल उपमान पद है, ये बाद में आया है, इसलिए ये उपमान उत्तर पद कर्मधारय हुआ। तो इसी तरह से इसको भी करिए। चरणाः कमलम इव। ठीक है, चरणाः कमलम इव। अब आ गया है मुख कमलम। इसी तरह से ये भी है मुखम कमलम इव। मुख कमल के समान है। यहाँ पर कमल उपमान है, इसलिए बाद में आया है, इसलिए ये भी उपमान उत्तर पद का उदाहरण है। मुखम कमलम इव। अब आइए चलते हैं घाखंड। अगला जो भेद है कर्मधारय समास का वो कहाँ पर होगा? विशेषण उभय पद कर्मधारय। जहाँ पर दोनों पद विशेषण के ही आए हों, ऐसी जगह भी कर्मधारय समास होता है। दोनों पद विशेषण के होंगे। जैसे श्वेत पीता, यहाँ पर श्वेत और पीत
ये दोनों ही विशेषण के हैं पद, इसलिए इसका फैक्टर बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है, श्वेता पीता ऐसे ही लिख देना है, श्वेता पीता, दोनों ही विशेषण हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, श्वेता पीता। सुप्तोत्थिता, ऐसे ये भी है, सोया हुआ और उठा हुआ या सोकर उठा हुआ, तो सुप्ता, इसको भी वैसे ही लिख देना है, सुप्ता उत्थिता, सुप्ता उत्थिता, ठीक है। दोनों पद विशेषण के हैं, सोया हुआ और उठा हुआ, ठीक है। अगला है रूपक कर्मधारय, अगला भेद है रूपक कर्मधारय, जहाँ पर दो पद रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो जहाँ पर रूपक के रूप में प्रयोग आते हैं वहाँ पर ये रूपक कर्मधारय होता है। जैसे दुख समुद्र, दुख समुद्र, यहाँ पर दुख ही समुद्र है, इतना उस पर दुख है कि मानो समुद्र है, वो दुख ही समुद्र है, ठीक है। तो जहाँ रूपक होता है वहाँ पर एव का प्रयोग किया जाता है, तो लिखो दुख एव समुद्र, दुख ही समुद्र है, रूपक में एव प्रयोग किया जाता है, और जहाँ उपमान उपमेय आते हैं वहाँ पर इव का प्रयोग होता है, ठीक है, समान। यहाँ पर दुख ही समुद्र है, दुख एव समुद्र। इसी तरह से शोकाग्नि, यहाँ भी शोक ही अग्नि है, ठीक है, शोक एव अग्नि, शोक एव अग्नि, समझ गए, शोक ही अग्नि है। मुख कमलम, मुख ही कमल है, मुखम एव कमलम, यहाँ भी एव का प्रयोग करिए क्योंकि रूपक है, मुखम एव कमलम, मुखम एव कमलम, मुख ही कमल है। तो ये रूपक कर्मधारय के उदाहरण थे 3। इसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो कर्मधारय समास के होंगे। आपकी जो सहायक पाठ्य पुस्तक होगी, सहायक पुस्तक, उसमें भी उदाहरण दिए होंगे, उनको आप पढ़िए, उनको हल करिए, और जो चीज़ न मालूम हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।